मैं रंजीत कुमार आरा का रहने वाला हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि सेलिंग क्षेत्र में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा जाए। जहां तक बात करें हम अपने बिजनेस की, तो मैं इस बिजनेस की शुरुआत 17 अक्टूबर 2018 को किया था और आज के समय में गोल्ड लेवल से ऊपर हूँ। ये जो कुछ भी है इतना आसान नहीं था। इससे पहले की अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं, तो इससे पहले मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था पटना श्रेय आईएएस एकेडमी से। साथ ही खर्चों के लिए एचडीएफसी बैंक में काम भी करता था। उसी दरमियान बैंक में ही मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मेरे जीवन में देवदूत बन के आए और उन्होंने मुझे इस महान अवसर से अवगत कराया, जिनका नाम राजू सर है। शुरुआत के दरमियान काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा, चूंकि स्टूडेंट के रूप में लोगों का विश्वास मुझ पर बहुत कम रहता था। लोग अनगिनत सवाल करते थे। उसी समय हमारी मुलाकात हमारे गुरुजनों से भी हुई, जिसमें अविनाश सर हैं, धीरेन्द्र गुरु सर हैं और महागुरु जी रवि कुमार शेखर सर। सर लोगों के व्यक्तित्व के बारे में मैं अगर बात करूं, तो इन लोगों का व्यक्तित्व ऐसा है कि इस पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। सबसे पहले मैं अगर अविनाश सर के बारे में कुछ भी कहूं, तो उन्होंने मेरे जीवन में एक बड़े भाई का रोल प्ले किया है, जो हर पल मेरा साथ देते हैं। मेरी सबसे ज्यादा बात सर से ही होती है। वो हमेशा शांत प्रवृत्ति के हैं, शांत रह के मुझे हर एक बात सिखाते हैं, समझाते हैं। उनको जो कुछ भी मालूम है वो मुझे बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज मैं दिल की गहराइयों से सर का कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर मैं बात करूं धीरेन्द्र गुरु सर की, तो मैं उनके बारे में जितना भी कहूं कम है, क्योंकि सर ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं एकदम टूट कर बिखरने वाला था। उन्होंने हमेशा मेरे लिए बैकबोन की तरह काम किया है। इसलिए सर को भी मैं बारंबार नमन करता हूं। और महागुरु जी की बात करूं, रवि कुमार शेखर सर की, तो एक व्यक्ति के जीवन में गार्जियन की जो अहमियत होती है, उसका फर्ज उन्होंने निभाया है। सही गलत में फर्क करना, हमेशा निर्णय लेने में सही रास्ता दिखाना, हर परिस्थिति का हल बताना, किसी भी चीज के लिए खुलकर बात करना, डांटना, दुलारना, यानी जो एक गार्जियन करता है वो सब उन्होंने किया है। इसीलिए मैं सर को कोटि कोटि बारंबार नमन करता हूं। मेरी अभी तक या आगे मिलने वाली सारी सफलताओं का श्रेय इन्हीं 3 गुरुजनों को जाता है। और मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी प्यारी सी टीम का भी, जिसने कदम दर कदम मेरा साथ दिया है, जिसकी बदौलत आज ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। हालांकि इस बिजनेस को मैंने शुरुआत से ही फुल टाइम करने का प्रयास किया। और एक बात है सेल्फ डिसिप्लिन की, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने आप से किसी भी बात का कमिटमेंट करता है और उसे बिना किसी और के दबाव से पूरा करता है। जैसे सुबह में उठना, सुबह में 6 बजे से उठ के काम करना, शुरुआत के दिनों से यह हम लोगों का रूटीन रहा है। मैं और मेरे अपलाइन हम लोग दोनों मिलके इस काम को किए। मुझे आज भी याद है कि सर को मैं फोन करके सुबह 6 बजे बुलाया करता था और हम लोग साथ में काम किया करते थे। क्योंकि शुरू शुरू के स्टार्टिंग पीरियड के मेरे तकरीबन 63 प्लान सर के द्वारा किए गए। हालांकि हम लोग नए थे, अनुभव नया था, इसलिए रिजल्ट कुछ नहीं निकला और हम लोग काफी इस चीज से निराश भी हुए। उस समय हम संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग दोनों कंटिन्यू किया करते थे और आज भी करते हैं। हमेशा सेमिनार में 2 गेस्ट को लेके जाते थे, वहां से काफी कुछ सीखने को मिलता। मैं सिस्टम की हर एक एक्टिविटी में शामिल रहता। फिर मुझे समझ में आया कि जब तक मैं खुद
प्लान को नहीं करूंगा, ये बिजनेस तो अपलाइन का ही रहेगा। फिर मैंने स्वयं प्लान करना शुरू किया और लगातार 7 डीडी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हुई। काम के समय मैंने कुछ चीजों को नोट किया जिसमें अप्रोच करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके रिजल्ट की संभावना तय होती है। मैंने लोगों से दोस्ताना व्यवहार किया, उनसे सुख दुख की बातें करी, मुस्कुराकर मिलता था, उनकी तारीफ करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था। अपने कुछ अनुभवों के आधार पर मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा। अगर आप असफलता से सफलता की तरफ जाना चाहते हैं तो इसे जरूर नोट करें, जिसमें पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट लेना। किसी भी कभी भी किसी से पहली ही मुलाकात में आप प्लान ना करें, उन्हें प्लान ना दिखाएं। उनसे सबसे पहले समय निर्धारित करें मिलने का। ये उन्हीं के घर पे हो, उनके परिवार के साथ, सुबह या शाम का समय हो। सेलिंग के क्षेत्र में ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट सही है तो समझिए कि आपने 50% सफलता तभी ही हासिल कर ली है। यह अपॉइंटमेंट आप फोन पे भी कर सकते हैं, आमने सामने मिलकर भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना सेलिंग के क्षेत्र में ये पहला कदम है। मैं दूसरे स्टेप की बात करूंगा, दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, उत्साहित होना। उत्साहित होना इतना महत्वपूर्ण है कि सेलिंग के क्षेत्र में सफलता का 90% हिस्सा इसी से पूरा होता है। जब आपके अंदर उत्साह होता है तो मन से डर निकल जाता है। अगर आप नर्वस भी होंगे तो ये जो नर्वसनेस है ना, ये आपके पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाती है। अगर आप उत्साही नहीं भी हैं किसी कारणवश, तो आप हमेशा उत्साहित होने का अभिनय करें, क्योंकि अगर आप अभिनय करेंगे तो धीरे धीरे वो फीलिंग, वो सारी चीजें आ जाएंगी जिससे आप उत्साहित हो जाएंगे। आपके उत्साह के कारण सामने वाला व्यक्ति भी उत्साहित हो जाता है। उसकी सफलता आपके नेतृत्व में साफ दिखती है। आपके उत्साह से वो मंत्र मुक्त हो जाता है। उत्साहित रहने से समस्या के बावजूद भी रिकॉर्ड बनने लगते हैं। जब भी कभी आप किसी से मिलने जाएं तो इतना उत्साहित हो, इतना उत्साहित रहें जैसे आपके शरीर में बिजली कौंध रही है। ऐसा फीलिंग होना चाहिए। मैं तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, मुस्कुराहट। ये जो आपकी मुस्कुराहट है, अगर आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसको अपनापन का एहसास होता है। वह खुलकर आपसे बात करता है, माहौल भी खुशनुमा बनता है। उसको आप सरल और सहज का अनुभव कराते हैं। ऐसा लगता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। सेलिंग के क्षेत्र में मुस्कुराना एक बहुत बड़ी कला है। अमूमन काम के दरमियान निगेटिव बातें झेलने के समय आप वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से कोशिश करना है कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। चौथे स्टेप की मैं बात करूंगा, तारीफ करना। अगर आप सामने वाले की सच्ची तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है मानो आपने उसके कानों में मिश्री घोल दी है। किसी का नाम लेके बात करना या उसका चेहरा याद रखना, ये काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे इसके चलते होगा क्या, सामने वाला आपसे दोस्ताना व्यवहार करने लगता है और आपके हाँ में हाँ मिलाता है। वो सोचता है कि कंपनी कैसी भी हो, आदमी तो बहुत अच्छा है, और आपके साथ वो शुरुआत करने के लिए हामी भरता है और आपकी इस तरह बिजनेस की शुरुआत होती है। सेलिंग के क्षेत्र में तारीफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। चलिए हम अगले स्टेप की बात करते हैं। मैं पांचवें स्टेप की बात करूंगा, अधिक से अधिक लोगों से मिलना। सेलिंग के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों से मिलना, इसे बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी। चूंकि सेलिंग के क्षेत्र में औसत का नियम काम करता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक एलन पीज की किताब है, सवाल ही जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचे। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 10:7:3:1।
इसका मतलब होता है कि अगर आप 10 लोगों से संपर्क करते हैं, 10 लोगों से प्लान करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें से 7 लोग आपका प्लान सुनेंगे, फॉर्म भरेंगे। अगर आप 7 लोगों का फॉलोअप करते हैं तो वो 7 लोग फिर आप उसमें से मात्र 3 ही निकल के बाहर आएंगे, यानी आपके साथ वो एग्री करेंगे कि हम इस बिजनेस को इस डेट में शुरू करने वाले हैं। और जब आप उन तीनों का फिर फॉलोअप करेंगे तो उसमें से मात्र एक ही रिजल्ट निकल के आएगा। अगर यही प्रक्रिया आप दोबारा करते हैं तो एक और आपका रिजल्ट बढ़ेगा। यानी ये सर्वविदित है, पूरे वर्ल्ड में ये औसत का नियम निकल के आया कि अगर 10 आदमी को संपर्क किया जाए तो उसमें से 2 रिजल्ट निकलते हैं, यानी 10:2। तो ऐसे ही अगर आप 100 लोगों से संपर्क करेंगे तो उसमें 20 लोगों का रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। हालांकि इसी चीज को फ्रैंक बैटगर कहते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि 12 महीनों में मैंने 1849 कॉल किए, जिसमें 828 लोगों से मिलने का मौका मिला। उसमें से भी 65 लोग को ही मैं बीमा सेल कर पाया। इसके कारण मुझे $4,251 प्राप्त हुए, जो 1937 में एक बहुत बड़ी रकम थी। मुझे पता चला कि मैं हर कॉल पे तकरीबन $2.30 कमा रहा था, चाहे सामने वाला ग्राहक मुझसे मिले या न मिले। इसी बात को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़े अरबपति बने विख्यात बिल ब्रिट का कहना है कि मैंने प्लान तकरीबन 1200 लोगों का किया, जिसमें 900 लोगों ने मना कर दिया। उसमें से मात्र 300 लोगों ने ही मेरा प्लान देखा, हाँ कहा, और उसमें से भी मात्र 85 लोगों ने ही मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत करी, जिसमें से मात्र 35 लोगों ने मन लगा के मेरे साथ काम किया। लेकिन उसमें से भी मात्र 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया, यानी मेरे साथ अंतिम पायदान तक वो सफल हुए। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि औसत का नियम बहुत काम करता है, और इसलिए इस सब को ध्यान में रखकर आप काम करें। आप हर दिन कम से कम 5 लोगों से जरूर मिलें। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं एक बार फिर इसे कहूंगा, आप अधिक से अधिक लोगों से मिलें, अधिक से अधिक लोगों से मिलें। कल की बजाय आज मिलें, अगले महीने की बजाय इसी महीने मिलें, अगले साल की बजाय इसी साल मिलें। अब हम अगले स्टेप की बात करेंगे। छठा स्टेप है रिकॉर्ड रखना और फॉलोअप करना। शुरुआत में जब मैं प्लान का रिकॉर्ड नहीं रखता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब किससे मिलने जाना है, क्योंकि प्लान तो होते जाता था लेकिन परिणाम नहीं निकलता था, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं होता था मेरे पास। किसी से भी मैं 2 दिन पे मिलता, किसी से 3 दिन पे मिलता, किसी से सप्ताहों बाद मिलता। इससे मेरा सक्सेस का ग्राफ जो है वो नीचे गिरते जाता है। लेकिन जब से प्रॉपर रिकॉर्ड रखना मैंने शुरू किया, ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर चलते गया। प्लान के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होने लगा। किसी का फॉलोअप रिजल्ट पहले ही फॉलोअप में निकलता, किसी का दूसरे में, किसी का तीसरे में, किसी का चौथे में, किसी का 5वें में, किसी का 6ठे में, और इस तरह से लगातार फॉलोअप होते जाता, ज्वाइनिंग आते जाती। अब कोई भी मुझसे मिस नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहता था। मैं आज भी आप लोगों को अपनी डायरी दिखा सकता हूं, जिसमें मेरे वो सारे रिकॉर्ड है, किस दिन मैंने प्लान किया, उसका पहला फॉलोअप कब है, दूसरा फॉलोअप कब है, तीसरा फॉलोअप कब है। तो मैं इस विषय पे आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी जब काम करें तो रिकॉर्ड रखें, रिकॉर्ड के साथ फॉलोअप करें। आपको असफलता से सफलता की तरफ बढ़ने में ये बहुत मददगार साबित होगा। अगले स्टेप की हम बात करते हैं, आपत्तियों का स्वागत करना या प्रश्नों का स्वागत करना। सेल्स के क्षेत्र में गेस्ट का प्रश्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे ये साबित होता है
कि अगला आपके प्लान में इंटरेस्टेड है। क्योंकि शुरू में कस्टमर के प्रश्नों से मैं भी घबरा जाता था, लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि कस्टमर तो बिजनेस के लिए तैयार है, बस मुझे उसको सही निर्णय लेने में मदद करनी है। वो अपनी अभिव्यक्ति प्रश्नों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे ही मैं उनके मन की शंकाओं का समाधान कर देता था, वह व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन कर जाता था। इसीलिए आपको कभी भी कस्टमर के प्रश्नों से घबराना नहीं चाहिए। उनकी रुचियों के विषय में आपको बात करनी चाहिए, बल्कि उनकी आपत्तियों का आपको स्वागत करना चाहिए। उनके सवालों का सहज भाव से आपको उत्तर देना है। इसके ऊपर ट्रिपल एस के माध्यम से एक प्रगति सूत्र सबसे अधिक और अच्छी किताब मानी गई है, उसे आप जरूर पढ़ें। हम लोग आज अगले स्टेप की बात करते हैं। 8वां स्टेप है सेल क्लोज करना या फिर चेक मांगना। शुरुआती असफलताओं से मुझे पता चला कि सब चीज अच्छा होने के बाद भी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्लान करने के बाद मैं सेल क्लोज ही नहीं करता था। प्रारंभ में डर होता था कि अगर मैं कस्टमर से चेक मांगता हूं या मैं कैश मांगता हूं तो वो नाराज हो जाएगा, जबकि यही सेलिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा सफलता का कारण है। फिर मैं जैसे ही सेल क्लोज करने लगा, आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। तुरंत मैं फॉर्म सिग्नेचर करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा देता था और इस तरह से सेल क्लोज होता था। तकरीबन एक दिन में 14 डीडी का अभी तक मेरा रिकॉर्ड है। फिर मैं जैसे ही सेल क्लोज करता था, आप सब सेल क्लोजिंग में किसी से भी जैसे हम सवाल करते थे वैसे ही आप भी सवाल कर सकते हैं। उनसे सवाल पूछ के सेल क्लोजिंग कर सकते हैं। सवाल कुछ इस तरह से हैं, आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? आपको प्रोडक्ट पसंद आया या इनकम पसंद आया? आप पेमेंट चेक में करना चाहेंगे या कैश में करना चाहेंगे? आप अभी पेमेंट करेंगे या शाम में पेमेंट करेंगे? इस तरह से आप सवाल करके सेल को क्लोज करें। यकीन करें, सेलिंग के क्षेत्र में ये सेल क्लोजिंग जादुई शासन करता है। हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 9वां स्टेप पे मैं बात करना चाहूंगा। आपको ड्रिल करनी होगी, यानी आपको डेमोस्ट्रेशन करना होगा। आपको आपके प्लान का एबीसी पूरी तरह याद होना चाहिए। इसको इतना सहज होना चाहिए जैसे आप सांस लेते हैं। कभी भी प्लान को आप असहज भाव से प्रकट ना करें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर पड़ता है। आपको ग्राहक के साथ बात करते हुए प्लान इस तरह से दिखाना है जैसे इसकी जरूरत उसको काफी समय से थी, जैसे आपने उसके लिए आमदनी के स्रोत का एक अतिरिक्त दरवाजा खोल दिया है। उसको अपनी समस्याओं का समाधान आपके प्लान में दिखने लगे। उसको ऐसा लगे कि इतना महान अवसर अभी तक उसको किसी ने बताया क्यों नहीं। उसको अपने सारे सपने सच होते दिखने लगे और ग्राहक ये बोल उठे कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। आपके अंदर सेवा और प्रोस्पेक्टिंग का भाव होना चाहिए और इस तरह से आप प्लान करें, उन्हें प्लान बताएं। चलिए हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं, आत्मविश्लेषण। सेलिंग के क्षेत्र में लोग तो लगातार सिर्फ काम ही करते हैं। सेलिंग के क्षेत्र में लोग लगातार सिर्फ काम करते जाते हैं, वो कभी भी अपने कामों का आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं। हालांकि ये बहुत निगेटिव पहलू है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसका आकलन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ और कहाँ तक पहुंचना है आपको। प्रारंभिक दौर में मेरी भी आदत एक आम सेल्समैन की थी। परिणाम कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर मैंने जब आत्मविश्लेषण के महत्व को समझा तो मैंने इसको ट्राई किया। इसके कारण कितने ही सवाल अपने आप सुलझने लगे। जब भी मैं किसी ग्राहक का प्लान करता
और रात में अपने सारे कामों का आत्म विश्लेषण करता तो मुझे अगले ही दिन पता होता था कि मेरा ग्राहक क्या सवाल करेगा। इसके लिए मैं पहले से ही तैयार रहता था। इस प्रक्रिया ने न सिर्फ मेरा रिजल्ट बेहतर किया, बल्कि पहली बार फ्रेशर लेवल पे मेरा नेशनल टारगेट पूरा हुआ। अब मुझे अपने कस्टमर के प्रति कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम होता था और आज भी मालूम होता है कि कल मेरे साथ कितना रिजल्ट होगा, कल मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा। चलिए हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं। 11वां स्टेप है असफलताओं से न घबराएं या फिर हार से न डरें। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितनी भी सफलता है वो महान असफलताओं की कहानी है। सेल्स के क्षेत्र में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने दरवाजे को अपने मुंह पर बंद होते झेला है, बल्कि मायने ये रखता है कि उसके बाद आपने कितनी बार दरवाजे को खटखटाया है। हर असफलता आपके मन में शंका और अविश्वास पैदा करती है, लेकिन आपको कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सेलिंग के क्षेत्र की शुरुआत ही हमेशा ना से होती है। जिस दिन आपको असफलता के बावजूद आपको प्लान करते रहने की आदत आ गई, वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। ऐसे समय में आपका अपने ऊपर विश्वास का होना अति आवश्यक है। असफलता का डर अपने ऊपर तब तक आप हावी न होने दें जब तक कि आप जीत नहीं जाते हैं। एक के बाद एक प्रयास करते रहें। जब भी आपको लगे कि मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा या ये काम मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो अपने मन से बस ये बोले कि बस एक बार और ऐसे आप प्रयास करें, क्योंकि हर असफलता आपको सफलता के नजदीक ले जाती है। आइए हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 12वें स्टेप पे बात करेंगे रिपोर्टिंग करना। सेलिंग के क्षेत्र में अगर आप असफलता से सफलता की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी तरह आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी और टीम से रिपोर्टिंग भी लेनी होगी। रिपोर्टिंग करना आपको हर तरह से सुरक्षित रखता है। इसके माध्यम से आप अपने अपलाइन की निगरानी में रहते हैं। रिपोर्टिंग से आपकी रुकावटों का पता चलता है। रिपोर्टिंग से आपकी कमजोरी का भी पता चलता है, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। आगामी समस्याओं से आप बच जाते हैं। आपको अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ना ही अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। आपका हर काम सहजता से हो जाता है। आपकी ग्रोथ का सही अनुमान लग पाता है। आप जरा सोच के देखिए, अगर एक स्टेशन मास्टर अगर अगले स्टेशन को गाड़ी की रिपोर्टिंग ना करे तो क्या होगा। आप ये भी सोचे, अगर बॉर्डर पर सैनिक अपने कमांडर को रिपोर्टिंग ना करे तो फिर क्या होगा। या फिर अगर एक कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी को अगर रिपोर्ट ना करे तो फिर क्या होगा। किस तरह की अव्यवस्था फैल जाएगी, कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मात्र एक रिपोर्टिंग अनगिनत समस्याओं के पहले ही निदान निकाल देती है। रिपोर्टिंग से आपकी टीम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, ये सब पता चलता है। इसलिए सेलिंग के क्षेत्र में एक अहम पहलू रिपोर्टिंग करना माना जाता है। आइए हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं, सुनने की कला विकसित करना। 13वें स्टेप पे आज के समय में हर कोई सिर्फ और सिर्फ बोलना ही चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। सेलिंग के क्षेत्र का ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे सेल्समैन ने तो भुला ही दिया है। यही उनकी असफलता एक महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा श्रोता होने का मतलब होता है कि सामने वाले की बातों में आप सच्ची दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और सराहना कीजिए, क्योंकि ग्राहक को इसी की लालसा होती है। जब ग्राहक बोल रहा हो तो उसकी बातों को रुचि लेते हुए उसके चेहरे की तरफ देखिए, क्योंकि वह इसी का भूखा भी है। इस तरह सिर्फ सुनना ग्राहक पर जादुई असर करता है,
चूंकि चुप रहना भी एक कला है और मौन भी बहुत कुछ बोलता है। अच्छे श्रोता का आज के समय में अकाल पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको इसका फायदा लेना चाहिए। बोलने वाले के शब्द सुनने वाले के चेहरे पर इस तरह से झलकते हैं जैसे वो शीशे में झलक रहे हों। अपने सुनने की कला के कारण एक श्रोता अपने ग्राहक से किसी भी दृष्टि में ज्यादा प्रभावकारी बन जाता है। इसीलिए आपको रचनात्मक तौर से सुनने की कला विकसित करनी होगी। लोगों को बोलने के लिए आपको प्रोत्साहित करना होगा। चलिए हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं। रिजेक्शन बराबर सफलता। दुनिया में सबसे सफल लोग दुनिया में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। रिजेक्शन से हर कोई डरता है, इससे आत्मसम्मान को ठेस लगती है। रिजेक्शन से भावनाएं आहत होती हैं और हौसला टूटता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब तक आपको अनगिनत लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्रसिद्ध और सफल भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सफलता का यही नियम है। इस तरह मुझे समझ में आया कि अगर मैं भी जीवन में सफल होना चाहता हूं तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। हर बार जब भी मुझे रिजेक्ट किया जाता, मैं खुद से पूछता, मैंने क्या गलती की है, मैं इसे बेहतर क्या कर सकता हूँ। मैं खुद से पूछता कि अगली बार मैं किस तरह से इस स्थिति का बेहतर और अलग तरीके से सामना कर सकता हूँ। यह सीखना आपको जीवन में शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। सेलिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा सफलता का यह फॉर्मूला है। मैं जानता था कि मैं जितना ज्यादा रिजेक्ट होऊंगा उतना ही मुझ में सुधार होगा। मुझ में जितना ज्यादा सुधार होगा मैं उतना ही ज्यादा शिक्षित बनूंगा, और मैं जितना ज्यादा शिक्षित बनूंगा मैं उतना ही सफल बनूंगा। ज्यादातर मामलों में 98% रिजेक्शन सफलता की निशानी माना जाता है। अगर आप जीवन में अधिक सफल बनना चाहते हैं तो सिर्फ अधिक रिजेक्शन की तलाश करें, फिर अपने आप में सुधार करें और आप सफल हो जाएंगे। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, बेचने की योग्यता विकसित करना। सेलिंग के क्षेत्र में बेचना ये सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। बेचने की योग्यता आपको बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, क्योंकि सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं। सभी महान टीचर्स, अगर मैं एग्जांपल दूं, महान सेल्समैन रह चुके हैं, जैसे ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद साहब आदि। वे सभी महान टीचर थे, जिसका अर्थ है कि वे सभी महान सेल्समैन थे। हम सब पैदाशी सेल्समैन होते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो आप किसी बच्चे को जरा देखिए, अगर उसे भूख लग जाती है या कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं होती है तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेता है। अगर पिता उसे वह चीज नहीं देते हैं तो माता के पास जाता है। अगर माता नहीं देती है तो वो दादा दादी के पास जाता है, और तब तक शांत नहीं होता है जब तक कि उसे वो चीज मिल न जाए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो मैं अपनी हर मनचाही चीज को हासिल कर सकता हूं, ये वाला नजरिया हमेशा के लिए खो देते हैं। इसलिए हम बेचना बंद करना सीख लेते हैं। अब वयस्क के रूप में हमें दोबारा वही सीखना होगा जो हम पहले जानते थे। मुझे शुरू में अजनबियों के साथ बातचीत करने में काफी संकोच होता था। जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह नहीं पाता था, क्योंकि मेरी संप्रेषण कला खराब थी। मुझे यह जल्दी ही समझ में आ गया कि अगर मैं बिजनेस में सफल होना चाहूं तो मुझे बेचना सीखना होगा। मुझे लोगों से डरना बंद करके अधिक से अधिक लोगों से बात करना सीखने की जरूरत होगी। मुझे वो दोबारा सीखना होगा जो कभी हम लोग बचपन में जानते थे। फिर यही कला मैं अपने टीम के सदस्यों को सिखाता। एक समय डॉक्टर रॉबिन्स को सिखाते हुए मैंने पटना के एक महान इंग्लिश टीचर ओपी मेहता जी को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था।
तो अगर आप सेलिंग के क्षेत्र में असफलता से सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो आपको बेचने की योग्यता विकसित करनी ही होगी। चलिए, समय तो बहुत कम है और एक और पॉइंट के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा, क्योंकि सर ने मुझे लिमिट समय दिया है। और ऐसे तो पॉइंट बहुत हैं, लेकिन फिर कभी हम लोग दूसरे सेशन में बाकी बातों पे, बाकी चीजों पे बात करेंगे। तो अगला एक स्टेप है भूलने की कला। सेलिंग में असफलता से सफलता के लिए सीखने से पहले आपको सबसे पहले बाकी सभी बातों को भूलनी होगी। भूलना भी एक शारीरिक प्रक्रिया है। हमारी उम्र जितनी ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा होती जाती है, कई बार हमारे लिए अपने पीछे के वर्षों के सीखे हुए चीजों को भूलना उतना ही मुश्किल होते जाता है। इसीलिए आपको भूलने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय देना होगा। सफल होना बच्चों का खेल है, याद रखिए, सफल होना बच्चों का खेल है, लेकिन आपको बच्चा बनना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं रंजीत कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं अपने गुरुजी को कॉल करूंगा कि वो आए और माइक को संभालें, आगे की प्रक्रिया को आरंभ करें।